हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो सेशन। यहाँ आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। ये टॉपिक आपके प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के साथ दिया गया है। तो इसमें इस वीडियो से आपका ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स इसमें पार्ट लेते हैं और उनका क्या सीक्वेंस रहता है। तो देखिए, 3 ऑर्गेनल्स इसमें पार्ट लेते हैं। ये शुरुआत इसकी होती है सबसे पहले कहाँ, ये क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के बाद ये पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो 3 ऑर्गेनल्स इस तरह से सिक्वेंशियल तरह से ये अरेंज रहते हैं और उन सभी में ये 3 ऑर्गेनल्स में ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है। तो अब हम देखें कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत होती है जबकि सेल्स में, जो सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रही हैं उन सेल्स में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन CO2 की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है, देखिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रुबिस्को एंजाइम में डुअल नेचर होती है। इसके नाम के एंड में देखिए CO लिखा हुआ है रुबिस्को में। C स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने पर तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह से काम करेगा और फोटोसिंथेसिस को रन करेगा। और यहाँ पर लास्ट में O लिखा हुआ है। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेस, मतलब ये ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है अगर CO2 से ज़्यादा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। तो इसकी शुरुआत कब हो रही है, जबकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो ये रुबिस्को एंजाइम में ऑक्सीजनेस की तरह से काम करता है और RUDP से ऑक्सीजन जोड़कर इसमें पहला प्रोडक्ट बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स फिर ये ग्लाइकोलेट बना रहे हैं। तो इसमें ये ग्लाइकोलेट इसका पहला इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो इसीलिए इसको हम ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को। और ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का है, इसलिए इसे C2 साइकिल भी कहते हैं। और इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसे फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल या PCO साइकिल भी नाम से जाना जाता है। तो इसके मैंने आपको 3 नाम और बता दिए, है ना। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या बना, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और फॉस्फोग्लाइकोलेट बाद में ग्लाइकोलेट में चेंज हुआ। इस चेंज के दौरान जो होता है, ये वाटर ऐड होता है और ये एक फॉस्फोरिक एसिड इसमें एक रिलीज होता है। हाँ जी, ये ग्लाइकोलेट क्या कर रहा है, ये डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज होकर कहाँ एंटर किया, ये पेरोक्सिसोम में एंटर करता है। और पेरोक्सिसोम में आने के बाद ये ग्लाइकोलेट जो है ये ग्लाइऑक्सिलेट बना रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है ग्लाइकोलेट के साथ और ग्लाइऑक्सिलेट बन रहा है। और इस दौरान H2O2 यहाँ बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक मटेरियल है, एक विषकारी पदार्थ है, इससे सेल्स को नुकसान होता है। तो इसको फिर ये किसमें बदल दिया जाता है, इसको डिसोसिएट कर दिया जाता है ताकि सेल को इससे नुकसान नहीं हो। तो उसको डिसोसिएट करने वाला जो एंजाइम है वो है कैटालेज। कैटालेज एंजाइम इसका डिसोसिएशन कर देता है और इसका डिसोसिएशन किसमें करेगा, ये ऑक्सीजन में और वाटर में इसको डिसोसिएट कर देता है, जिससे इसका विषकारी प्रभाव, इसका टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ जी, अब ग्लाइऑक्सिलेट ये किसमें चेंज होगा, ग्लाइसिन में चेंज होगा। इस चेंज के लिए ग्लूटामेट ज़रूरी होता है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीन ग्रुप इसे देता है ग्लाइऑक्सिलेट को, जिससे ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में चेंज होता है। ये ग्लाइसिन अब डिफ्यूज होकर ये एंटर करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट होते हैं सीरीन के 1 मॉलिक्यूल में। देखिए, ग्लाइसिन तक ये सभी मॉलिक्यूल 2-2 कार्बन के थे और अब पहला ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन बना है। सीरीन 3 कार्बन का है। इस कन्वर्जन के दौरान CO2 रिलीज होती है, अमोनिया रिलीज होती है और एक NAD से NADH2 बनता है। तो एक तरह से ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि
हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और वो हाइड्रोजन किसने ली, NAD ने ली, जिससे NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए ये सेरीन ये डिफ्यूज होकर कहाँ गया, ये पेरोक्सिसोम में एंटर करता है, और ये सेरीन फिर ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनाता है। तो इस सेरीन से हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनने के लिए क्या होता है कि अमोनिया जो है, जो इधर रिलीज हुई थी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पेरोक्सिसोम में अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ ये सेरीन से जुड़ती है और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनाती है, और इस दौरान अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनता है, और यही ग्लूटामेट कहाँ काम आ रहा है, ये ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बनते समय वहाँ यूज होता है ना। और इस दौरान ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी बनता है, और ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहाँ काम आ जाता है। तो इस तरह से ग्लूटामेट और अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये दोनों प्रोसेस में यूज होते हैं और रिलीज होते हैं। हाँ जी, अब देखिए हाइड्रोक्सी पाइरुवेट ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर NADH2 यूज हो रही है, जिससे NADH2 NAD में कन्वर्ट हो रहा है। ये वही NADH2 है जो यहाँ बनी थी, है ना, कहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब ये ग्लिसरेट जो बना है ये डिफ्यूज होकर ये कहाँ गया, क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में आने के बाद ये PGA में ट्रांसफॉर्म होता है, PGA का फॉर्मेशन करता है। इस दौरान ये ATP यूज होती है। ये ATP कहाँ से आती है, ये ATP आती है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, लाइट रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि SC मिलिट्री पावर जिसको स्वांगीकारी शक्ति कहते हैं, ATP और NADPH2 बनते हैं, तो उसको हम SC मिलिट्री पावर कहते हैं। तो वो उस SC मिलिट्री पावर की ATP यहाँ यूज होती है ना, जो ATP में कन्वर्ट हो जाती है, और ये PGA बाद में केल्विन साइकिल में एंटर करता है। तो इस तरह से ये इसका पूरा प्रोसेस है। और अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, ये डबल वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसे वेस्टफुल प्रोसेस है, पहली बात कि इससे जो रुबिस्को एंजाइम है, ये एंजाइम CO2 से रिएक्शन करने के बाद RUDP से CO2 को रिएक्शन करवाकर ये आगे फोटोसिंथेसिस को आगे चलाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे फूड बनेगा। तो अब यहाँ यही एंजाइम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने पर ये फोटोसिंथेसिस के बजाय फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। तो पहला इससे हार्मफुल इफेक्ट क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक गया है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सेकंड हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसका, कि जो एसिमिलिट्री पावर ATP जो डार्क रिएक्शन में यूज होने वाली थी, वो एसिमिलिट्री पावर की ATP अब यहाँ यूज हो रही है, उसका कंजप्शन यहाँ हो रहा है। तो इस तरह से डबल वेस्टफुल प्रोसेस है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका। और इसमें क्वेश्चनेबल पॉइंट ये है, ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज हुई है और CO2 कहाँ रिलीज हुई है। तो देखिए ऑक्सीजन दो बार यूज होती है। पहली बार ये क्लोरोप्लास्ट में यूज हुई है, यहाँ पर RUDP से रिएक्शन कर रही है। दूसरी बार ये पेरोक्सिसोम में यूज हो रही है, ये ग्लाइकोलेट से रिएक्शन कर रही है। तो दो बार ऑक्सीजन का यूज हो रहा है यहाँ पर, और CO2 का रिलीज एक बार हो रहा है। कहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रहा है। कब, जब ग्लाइसिन सेरीन में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ CO2 का रिलीज होता है। तो ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है कि CO2 कहाँ रिलीज हुई और ऑक्सीजन कहाँ यूज हुई। और अब ये पूछा जाता है कि ये इससे कार्बन का लॉस कितना हुआ और रिकवरी कितनी हुई। तो देखिए इसमें ये जो पहला प्रोडक्ट बना है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन का होता है और इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हमें यहाँ 4 कार्बन मिले, है ना, ये 4 कार्बन मिले। इस 4 कार्बन में से देखिए एक कार्बन तो यहाँ पर CO2 की फॉर्म में लॉस हो गया, और यहाँ पर देखिए दोबारा से ये PGA बन जाता है। PGA 3 कार्बन का है, तो 4 में से 3 कार्बन हमें मिल गए। तो रिकवरी कितनी होगी, 75% इसमें रिकवरी हो जाती है। 75% ये रिकवरी ऑफ कार्बन, और 4 में से एक कार्बन CO2 की फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो 4 में से एक कार्बन का लॉस हुआ, तो 25% हमें यहाँ लॉस होता है। 25% लॉस ऑफ कार्बन। तो ये
इस तरह से ये वेस्टफुल प्रोसेस हो जाता है कि हमें CO2 कार्बन का लॉस हमें हो रहा है 25%। यही CO2 आगे जाकर हमें फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन में काम आती है। तो ये हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए इसके फोटो रेस्पिरेशन के, और इससे रिलेटेड साइंटिस्ट भी पूछा जाता है। तो इसको डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने, डिकर एंड टियो। इन 2 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। किसमें? टोबैगो प्लांट में इसको डिस्कवर किया था। टोबैगो प्लांट में डिकर एंड टियो 2 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। तो ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ गए हैं, और इसके बाद अब हमें डिस्कस करना है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। तो हम यहाँ एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से प्लांट्स में होता है और कौन से प्लांट्स में नहीं होता। तो ये C3 प्लांट्स में होता है, C4 और कैम प्लांट्स में ये नहीं हो पाता है। C4 और कैम प्लांट्स में क्यों नहीं हो पाता है, ये इसका कारण जान लीजिए आप। ये इसलिए नहीं हो पाता है C4 प्लांट में और कैम प्लांट्स में, क्योंकि वहाँ जो रुबिस्को एंजाइम की जगह पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वहाँ रुबिस्को एंजाइम की जगह पर वहाँ दूसरा एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पेप्केज एंजाइम। पेप्केज एंजाइम है ना, फॉस्फेनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, तो वो एंजाइम वहां पर होता है। तो ये एंजाइम पेप्केज एंजाइम ये ऑक्सीजन से जुड़ नहीं सकता है, जबकि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से जुड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। तो एक तो रीजन ये है कि पेप्केज एंजाइम है इन प्लेस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, इसकी वजह से C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। सेकंड ये है कि जो C4 प्लांट्स है उसमें जो रुबिस्को एंजाइम है वो बेसोफिल सेल्स में नहीं होता है, बल्कि वो बंडल शीथ सेल्स में होता है। और बंडल शीथ सेल्स में वहाँ पर CO2 फॉर्मेशन होता है C4 साइकिल से, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ हाई होती है C4 साइकिल की वजह से, है ना। C4 साइकिल की वजह से वहाँ पर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है बंडल शीथ सेल्स में, और इसलिए ये रुबिस्को एंजाइम वहाँ पर ऑक्सीजनेज की बजाय कार्बोक्सिलेज की तरह से ही काम करता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स में नहीं हो पाता है, जबकि C3 प्लांट्स में होता है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फोटो रेस्पिरेशन एंड नॉर्मल रेस्पिरेशन। थैंक यू।